नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे रचना शिक्षण। तो रचना शिक्षण को अपनों ने शुरू किया था। अब अपन देखने जा रहे हैं रचना शिक्षण के अर्थ एवं परिभाषा के बाद उसके महत्व को। और महत्व पिछली क्लास में अपनों ने शुरू कर लिया था। अपनों ने एक दो पॉइंट देखे थे। चलिए देखते हैं कि रचना शिक्षण का और कौन कौन से क्षेत्रों में महत्व माना जा सकता है। तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। रचना शिक्षण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रचना का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो इसका महत्व कौन सा हो सकता है या किस क्षेत्र में हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स के तो बारे में अपनों ने बात कर ली थी। अब अपन मोटे तौर पर ये देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रचना शिक्षण का महत्व है। सबसे पहले तो सामाजिक क्षेत्र में ही माना जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में ही। अब सामाजिक क्षेत्र में रचना शिक्षण का क्या महत्व है? राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है। बहुत सी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी बेचेगी। तो राखी क्या ऐसे तो होता नहीं है कि जो एनवलप है, जो लिफाफा है, उसमें राखी डाली, मोड़ी रोड़ी चावल वगैरह डाले और भेज दी। ऐसा तो होता नहीं है। उसके साथ साथ एक पत्र की आवश्यकता भी होती है। बहन अपने भाई के लिए पत्र लिखकर भी भेजती है। अब जब पत्र लिखना है तो अपने को रचना शिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। अपने को पत्र की रचना करनी है तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि पत्र लिखा कैसे जाता है। तो इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में पत्रों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। और वर्तमान में अब यूं माना जाता है कि भी मोबाइल जब आ गया तो अपन बात कर लेते हैं। फिर भी सोशल मीडिया पर जुड़े रहने के लिए आपको रचना करनी तो आनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? क्योंकि उनमें रचना ज्ञान होता है। तो वो उसी तरीके से उन शब्दों को बनाते हैं, वाक्यों को बनाते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उनको सजाकर और लिखते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लिखना भी क्या है? रचना शिक्षण है। जो क्या है, जो कहां पर एक्टिव रहता है? सोशल मीडिया में। तो सोशल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामाजिक। तो सामाजिक क्षेत्र में भी रचना शिक्षण का अहम योगदान है। आप किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रचना ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यहां तक कि यदि आपको रचना ज्ञान नहीं है तो आप समाज में कुछ हद तक तो पिछड़ ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लिखकर ही प्रदर्शित की जा सकती है। बहुत सी जगह ऐसी होती है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप समाज में किसी के पास भी कोई काम करवाने के लिए जाते हैं, समाज का कोई काम हो, शिक्षा का कोई काम हो, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखना पड़ेगा। तो वो आपको आनी चाहिए, जो किस क्षेत्र का हिस्सा हो जाता है? सामाजिक क्षेत्र का। ठीक है। तो समाज में पत्र व्यवहार चलता रहता है और यही पत्र व्यवहार ही क्या कहलाता है? रचना शिक्षण। तो इसलिए सामाजिक क्षेत्र में भी इसका महत्व हो जाता है। दूसरा, व्यावसायिक क्षेत्र। तो व्यावसायिक क्षेत्र में तो अपन देखते ही हैं, सामान्यतः सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई न कोई व्यवसाय हो या कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे। अब वो व्यवसाय करेगा। व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोई अच्छा बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, कोई लघु उद्योग भी चला सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय कर सकता है। और कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी व्यवसाय में काम करते हों। जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक है, स्कूल है, कॉलेजेस है। तो वहां पर अनेक लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय करते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो व्यापार के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हो
तो भी माल का आदान प्रदान करने के लिए आपको उसकी शैली में लेखन आना आवश्यक हो जाता है। किस प्रकार से खातों को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको आना चाहिए, जो किसका हिस्सा है, रचना शिक्षण का। व्यवसाय में आप कहीं भी व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ कोई जॉब कर रहे हैं, तो भी वहां पर चाहे आप ज्वाइन करोगे, चाहे आप छोड़ोगे, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपनी मार्कशीट प्राप्त कर रहे हो, टीसी प्राप्त कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात आपको रचना ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आपको रचना ज्ञान होना इसके लिए भी आवश्यक है। तो व्यावसायिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी रचना शिक्षण का ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें कोई स्क्रीनशॉट लेने वाली बात नहीं है, उसके बाद मैं और बता देती हूँ। तो वर्तमान में यदि अपन देखें तो सामाजिक क्षेत्र में रचना शिक्षण का महत्व माना जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में इसके साथ साथ अपनों ने देखा व्यावसायिक क्षेत्र में इसके साथ साथ अपन ये भी देख सकते हैं राष्ट्रीय क्षेत्र में। अब राष्ट्रीय क्षेत्र में कैसे, देखिए आप देश से कोई भी काम करवाना चाहते हैं, आप यूं मान लीजिए कि आपका कोई राजनीतिक काम है। अब राष्ट्रीयता में अपन राजनीतिक कार्यों को ले लेंगे, राजनीतिक कार्य क्षेत्र। अब राजनीतिक कार्य क्षेत्र में भी आपको रचना ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आपको चाहे पत्र हो, चाहे एप्लीकेशन हो, उसको लिखना आना चाहिए। साथ साथ अपन देखते हैं कि जो न्यायालय है उनमें भी आपसी पत्राचार के माध्यम से ही कार्य व्यवहार होता है। तो वो पत्र व्यवहार होता है, वो भी रचना शिक्षण से संबंधित होता है। इसके अलावा भी राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तो वहां पर भी पत्र व्यवहार के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए चाहे राष्ट्रीय क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में रचना ज्ञान होना आवश्यक है। अत्यंत महत्वपूर्ण सृजनात्मक क्षेत्र, या फिर मैं इसको साहित्यिक क्षेत्र भी कह सकती हूँ, साहित्यिक क्षेत्र। अब ये जो सृजनात्मक क्षेत्र है या साहित्यिक क्षेत्र है, इसमें एक बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही उसे वाक्य रचना सिखाई जाती है सुलेख आदि के माध्यम से। तो ये सुलेख रचना ज्ञान का ही हिस्सा है। इसके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में जब वह बड़ी क्लासेस में आ जाता है तो निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, और उसकी एग्जाम लगती है, उसके पेपर करवाए जाते हैं। तो पेपर में भी यदि उसको रचना ज्ञान अच्छा है तो रचना ज्ञान के कारण उसकी शैली अच्छी होगी, और शैली के कारण वह व्यक्ति अन्य लोगों से, या वह बालक अन्य लोगों से आगे जा सकता है, अन्य बालकों से आगे जा सकता है। उसी प्रकार से यदि अपन देखें कि भाई निबंध प्रतियोगिता है और कोई भी लिखित प्रकार की प्रतियोगिता है, एप्लीकेशन क्लासेस में, छोटी क्लासेस में 8वीं से 10वीं तक तो एप्लीकेशन और पत्र लिखने भी आते हैं। विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं, यानी व्यावसायिक पत्र भी होते हैं, व्यक्तिगत पत्र भी होते हैं, जिनका ज्ञान भी व्यक्ति को आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी पत्र को लेखन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस प्रकार से रचना शिक्षण का महत्व अनेक क्षेत्रों में है। अनेक क्या, अपन ये कह सकते हैं कि लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। तो सामाजिक क्षेत्र ले लो, चाहे व्यावसायिक, चाहे राष्ट्रीय, चाहे सृजनात्मक क्षेत्र ले लो। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपन क्या देख सकते हैं, देखिए आगे अपन देखेंगे रचना शिक्षण के उद्देश्य।
रचना शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो थे महत्व, जिनको पिछली क्लास में अपनों ने शुरू कर लिया था और आज अपनों ने कंप्लीट किया है। उसके बाद अपन बात करते हैं रचना शिक्षण का महत्व, उद्देश्य। अब रचना शिक्षण के कौन कौन से किस किस प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं, वो चीज यदि अपन देखें तो देखिए, रचना शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो क्या है? राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि रचना शिक्षण से राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे होता है। आपसे यूं कहा कि मान लीजिए कि आप किसी भी मराठी भाषी क्षेत्र में चले गए और आपसे कुछ लिखने के लिए कहा गया, आपने मराठी में लिखा, तो वहां पर आपको सम्मान दिया जाएगा, यानी वो लोग आपको अपना मानेंगे। उसी प्रकार से हिंदी भाषी क्षेत्र में चले गए तो वहां पर, तो इस प्रकार से लेखन कार्य से आपकी लेखन में यदि रुचि हो, आपने सृजनात्मक लेखन किया हो, साहित्य लेखन किया हो, तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जाता है। अलग अलग भाषाओं में, सभी भाषाओं के अपने अपने सम्मान होते हैं, अपने अपने पुरस्कार होते हैं। हिंदी में जैसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ सम्मान होता है, साहित्य अकादमी होता है, अनेक प्रकार के सम्मान होते हैं, नाटक के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, कविताओं के संबंध में। तो वहां पर क्या होता है कि उन जो भी साहित्य लिखा गया है उसमें कौन सी भावना देखी जाती है? राष्ट्रीयता की भावना, कि जिस भी कवि ने लिखा है उसने किस विषय से संबंधित लिखा है और वो विषय कितना अधिक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, अहम है, तो उसे राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रीयता का विकास भी होता है। और यदि आपने बहुत अच्छा लिखा और भारत सरकार ने आपको पद्म श्री सम्मान दिया या कोई भी सम्मान दे दिया, तो वहां पर आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा और आप अपने राष्ट्र से, अपने देश से और अधिक प्रेम करने लगेंगे। आप में राष्ट्रीयता की भावना और प्रबल होगी। तो इस प्रकार से रचना शिक्षण से राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। सामाजिकता की भावना का विकास भी होता है। सामाजिकता की भावना का विकास, देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। न्यूज़पेपर में अनेक लेख आते हैं और कभी कभार तो इस प्रकार से भी, जैसे मान लीजिए कि मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, तो लोगों से अनुभव मांगे जाते हैं कि भाई आपके इस क्षेत्र में कौन कौन से अनुभव है, तो वो लोग लिख कर भेजते हैं। अब उनका प्रकाशन किया जाता है, चाहे न्यूज़पेपर में करवा दे या कभी कभी कुछ व्यक्तियों के स्टेटस इतने अच्छे होते हैं कि वो वायरल हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि मदर्स डे है और आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और जो आपने प्रकाशित होने के लिए न्यूज़पेपर में भेज दिया है, और वो यदि आर्टिकल आपका प्रकाशित हो चुका तो आपके रिश्तों में बड़ी मिठास आएगी, मधुरता आएगी। उसी प्रकार से यदि अब जैसे शोक संदेश दिए जाते हैं, और जितने भी नेता लोग हैं वो जब भी कोई त्योहार आ जाता है, कोई उत्सव आता है, तो उसके लिए होर्डिंग्स लगाते हैं, न्यूज़पेपर्स में छपवाते हैं कि सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, दीपावली पर्व की शुभकामनाएं, होली पर्व की शुभकामनाएं। ये क्यों दिया जाता है? आप भी बहुत से लोगों को होली व दिवाली की शुभकामनाएं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके माध्यम से यदि आप किसी को शुभकामना देते हैं तो आपके अंदर भी, और जिसको आप शुभकामनाएं दे रहे हैं उसके अंदर भी सामाजिकता की भावना आती है, आपसी प्रेम का भाव आता है। तो इसलिए
लेखन या रचना शिक्षण जो है या रचना का ज्ञान आप में यहां भी सामाजिकता का भाव विकसित करता है। मान लीजिए आपकी बड़ी बहन, छोटे भाई या बड़े भाई का बर्थडे है, आपने सीधा लिख दिया हैप्पी बर्थडे भाई या हैप्पी बर्थडे बहन, अलग बात होगी। आपने एक सुंदर सी 3-4 लाइनें लिख दी, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, परमात्मा तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम जो चाहो वो तुम्हें प्राप्त हो। इस प्रकार से तुम आपने 3-4 लाइनें सुंदर लिख दी तो उसके हृदय में अपने आप ही अपनापन आने लगेगा। तो उससे भी क्या होगा, सामाजिकता का भाव है वो विकसित होगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि भी राष्ट्रीयता की भावना में और सामाजिकता की भावना में रचना ज्ञान आवश्यक है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई रचना शिक्षण से विचार अभिव्यक्ति कला का विकास भी होता है। विचार अभिव्यक्ति कला का विकास भी होता है। अब कैसे? आप तब तक अच्छे तरीके से भाषण नहीं दे सकते, तब तक आप अच्छे से नहीं बोल सकते जब तक आपको लिखना नहीं आता। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं तो उन अच्छे शब्दों को आपने मोती जिस प्रकार से माला में पिरोते हैं उस प्रकार से पिरो दिया है, या आपको माला के अंदर मोतियों की तरह शब्दों को पिरोना आता है, तभी आप अच्छी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, ठीक है। और यहां पर सीधा यूं कहा गया है कि विचार अभिव्यक्ति, तो विचार अभिव्यक्ति में लेखन भी आ सकता है और इसके साथ साथ मौखिक भी आ सकता है। लेखन संबंधी आप अपने विचार लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी प्रकट कर सकते हैं। तो आप अपने विचारों को यदि सुंदर रूप देना चाहें, सुंदर तरीके से प्रकट करना चाहें, तो इसके लिए आपको रचना शिक्षण का ज्ञान आवश्यक है। कैसे? देखिए, आपने किसी को यूं कह दिया कि आप अच्छे हो, नहीं आप ठीक हो, आपने जो मान लीजिए कि आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, आपने उनको कहा कि आप अच्छे व्यक्ति हो, एक तो ये हो गया। एक आपने यूं कह दिया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये 2 लाइनें उसके हृदय को छू जाएगी। और ये चीज आप में कब आएगी? जब आपको इनका ज्ञान होगा, आपको अच्छे से बोलना आएगा, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द होंगे, शब्दकोश का भंडार होगा, साथ साथ आपको अच्छा लिखना आएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूं कि भाई अपना शब्दकोश बढ़ाओ, शब्द जहां भी मिले, न्यूज़पेपर में मिले। अब अक्सर यूं होता है कि किताबें तो देखकर ही नींद आती है ना। अभी ये बात नहीं सोचनी, 26 सितंबर को एग्जाम है, ठीक है। तो फिर भी किताबों को देखकर जहां पर नींद आती है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, शादी विवाह के कार्ड पढ़िए, हर जगह कोई ना कोई शब्द नया मिल जाएगा जो आप अपने शब्दकोश में शामिल कर लें। और उसके आधार पर आपके बोलने की शैली, आपके लिखने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। और उसी के बाद यह संभव हो पाएगा कि आप अपने विचारों को सही अभिव्यक्ति दे पाएंगे। काफी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बोलना तो बहुत अच्छा चाहता है परंतु शब्द नहीं होते। तो शब्द नहीं होते, ये कारण ये होता है कि रचना ज्ञान कम होता है। तो यदि विचार अभिव्यक्ति की कला का, ये भी एक कला है, हर कोई व्यक्ति अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रकट नहीं कर सकता। तो इस कला का यदि विकास करना है व्यक्ति में, तो उसके लिए भी आवश्यक क्या है? रचना ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, इसका उद्देश्य है सामाजिकता की भावना का विकास, विचार अभिव्यक्ति कला का विकास। महत्वपूर्ण रूप से अपन इसको कह सकते हैं। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहती है यदि आप में रचना ज्ञान अच्छा है। तो ये है वो सबसे पहले व्यक्ति में आती है रचना ज्ञान के तहत। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे इसमें
कौन कौन सी चीजें आ सकती है। तो यहां पर भी अपन देख सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ एक चीज अपन ये भी कह सकते हैं कि जो रचना शिक्षण है उसके द्वारा आप में भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होता है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि यदि आप किसी भी संबंध में व्यावहारिक ज्ञान नहीं रखते, अब देखिए ऐसे कहा जाता है कि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। यदि आप इंग्लिश में सोचेंगे तभी आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। मान लीजिए कोई इंग्लिश वक्ता है तो वो हिंदी बोलना चाहता है, तो उसको हिंदी में पहले सोचना पड़ेगा, फिर वह हिंदी का उच्चारण कर पाएगा, हिंदी को बोल पाएगा। अर्थात सबसे पहले हमें उस भाषा का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है। और यदि हमें व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाना है तो हमें रचना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ज्यादा से ज्यादा लिखते हैं तो अपने पास ज्यादा से ज्यादा शब्द आते जाते हैं, तो शब्द अपने बढ़ते जाते हैं और इसके साथ साथ जो व्यावहारिक ज्ञान होता है लेखन का वो भी हमें मिलता जाता है। तो वहां पर संपूर्ण भाषा का व्यावहारिक ज्ञान भी आ जाता है। देखिए, मान लीजिए कि आपने निबंध लिखा, निबंध की रचना की, तो अब निबंध की रचना करने के लिए आपके पास जो शब्द थे उससे मान लीजिए कि आपने 10 से 15 नए शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो वो किसके शब्द थे? कोई ना कोई भाषा के थे। तो वहां पर उस भाषा ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। 10 से 15 शब्द आपके बढ़ जाते हैं शब्दकोश में। तो इसलिए भी रचना शिक्षण आवश्यक है। कभी भी देखिए, कुछ बच्चे तो इतने शॉर्टकट चलते हैं तभी तो उनके पास रचना ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक दिन तो मैंने यूं देखा कि कोई बच्चा है, वो छत्तीसगढ़ नाम लिख रहा था। अब छत्तीसगढ़ नाम लिख रहा था तो वो नाम कैसे लिखता है? छत्तीसगढ़, इस प्रकार से। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप में इस प्रकार की किसी भी कला का विकास हो सकता है। क्यों? क्योंकि रचना कला के विकास हेतु ज्यादा से ज्यादा लिखना है, शॉर्ट नहीं चलना, विस्तार पूर्वक लिखना है। और जब आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे तब आप में भाषा का ज्ञान होगा, भाषा का पूर्ण ज्ञान होगा। और जब आप भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब बाद में तो हो सकता है कि आप बड़े से बड़े विचार को या बड़े से बड़े पैराग्राफ को संक्षिप्त रूप में भी लिख सकेंगे, तो वो कला भी आप में उसके बाद आ जाएगी। तो इसलिए भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी क्या आवश्यक है? आवश्यक है रचना शिक्षण या रचना ज्ञान। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाषा में, या अपन यूं कहें कि भाषागत नवीनता एवं मौलिकता लाने हेतु, भाषागत नवीनता एवं मौलिकता लाने हेतु भी रचना ज्ञान आवश्यक है। आप ज्यादा से ज्यादा रचनाएं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, आपको इतना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा कि ऐसे कहा जाता है ना हिंदी लेखकों के लिए, हिंदी कवियों के लिए, कि वो आगे आगे, आचार्य शुक्ल के लिए भी कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा जाता है कि वो आगे आगे चलते हैं और भाषा उनके पीछे पीछे चलती है। अर्थात उनको भाषा का इतना ज्ञान था कि वो नवीन शब्दों का निर्माण कर देते थे और भाषा उनसे शब्द ग्रहण करती हुई और अपना विस्तार करती थी। तो इस प्रकार से वो नवीन व मौलिक शब्दों,
नवीन, नए और मौलिक जो पहले नहीं थे, तो नवीन व मौलिक शब्दों का प्रयोग, उनकी रचना करना जानते थे। तो इसलिए भाषागत नवीनता एवं मौलिकता लाने के लिए भी रचना ज्ञान एवं रचना शिक्षण आवश्यक माना जाता है। तो ये थे रचना शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। इसके साथ साथ अपनों ने महत्व भी देख लिया कौन कौन से क्षेत्रों में है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद अपन बात करेंगे इसके सोपान की, कि भी रचना शिक्षण यदि आप करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सोपानों के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से माध्यमों से आपको गुजरना पड़ेगा, तो वो चीज भी अपन देख लेते हैं। देखिए, रचना शिक्षण के सोपान की यदि बात करें, रचना शिक्षण के सोपान, तो सोपान की यदि अपन बात करें तो कुल 3 सोपान इसमें माने जाते हैं। अब 3 सोपान जो माने जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, पहला जो सोपान होता है वो तो होता है आरंभिक सोपान, अथवा इसे प्रथम सोपान भी कह सकते हैं, और अथवा प्रथम सोपान भी कह सकते हैं। दूसरा जो सोपान आता है वो मध्य, या इसे द्वितीय सोपान भी कह सकते हैं, द्वितीय सोपान भी कह सकते हैं। इसके बाद यदि अपन तीसरे की बात करें तो अंतिम या उत्तर सोपान भी कह सकते हैं। बाद को उत्तर कहते हैं, जैसे एमए को कहते हैं ना पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। प्री को एमए प्रीवियस को पहले साल को तो पूर्वार्ध कहते हैं, और बाद वाले को दूसरे साल को उत्तरार्ध कहते हैं। तो उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद का। तो सबसे पहले का हो जाएगा, उसके बाद बीच का हो जाएगा, और उसके बाद अंतिम सोपान हो जाएगा। जो आरंभिक स्तर है उसके अंतर क्या होगा, उसके अंतर्गत बालक को सिर्फ वर्णों का ज्ञान करवाया जाएगा, वर्णों का, शब्दों का, वर्णों का व शब्दों का ज्ञान करवाया जाएगा, शब्दों का ज्ञान। ठीक है, वर्णों का, शब्दों का ज्ञान करवा दिया। उसके बाद इनका अंतराल किस प्रकार से रहेगा वो ज्ञान करवाया जाता है। तो यानी शब्दों का या शब्दों के अंतराल का ज्ञान करवाया जाता है। ये लीजिए, तो प्रथम सोपान में वर्णों व शब्दों का ज्ञान होगा, और उसमें शब्दों का अंतराल कैसे, कोई भी आप रचना कर रहे हो तो उसमें जो शब्द आएंगे वो किस किस प्रकार से आएंगे, और शब्दों को कहां कहां किस किस रूप से पिरोना है, वो चीजें आएंगी। उसके बाद यदि अपन मध्य स्तर की बात करें, द्वितीय स्तर की बात करें, तो द्वितीय स्तर में वाक्यों का ज्ञान इसमें आएगा। वाक्यों का ज्ञान स्पेशली होगा। और वाक्यों का ज्ञान कैसे, देखिए, बहुत से वाक्य होते हैं जो प्रश्नार्थक होते हैं, कोई आज्ञार्थक होते हैं, कोई स्वीकार बोधक होते हैं, स्वीकारार्थक होते हैं। तो ये जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य किस प्रकार के अर्थ को लेकर आता है, वो संपूर्ण ज्ञान इसके माध्यम से करवाया जाएगा। अब निबंध लिख रहे हो या कोई भी किसी भी प्रकार की आप रचना कर रहे हो, तो रचना में हो सकता है आपको स्वीकार बोधक वाक्य की जरूरत पड़े, आपको कहीं पर आज्ञा देने की जरूरत पड़े, कहीं पर जो है वो प्रश्न या स्वीकार कोई भी प्रकार का भाव आ जाए, निश्चयात्मक भाव आ जाए, तो निश्चय पूर्वक वाक्यों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज इसमें आ जाती है। उसके बाद अंतिम स्तर की बात करें तो अंतिम स्तर पर बालक जो है वो रचना करना शुरू कर देता है, और ये एक जो अंतिम, इसको पूर्ण सोपान भी कह सकते हैं, पूर्ण सोपान। और इस सोपान में बालक है वो
रचना शिक्षण शिक्षण करता है। और किसके साथ करता है? उसके सभी तत्वों के साथ। यहां पर तत्वों का ज्ञान भी आ जाता है, वाक्यों का ज्ञान भी आ जाता है। और इसके बाद यहां पर तत्वों के साथ उसके विभिन्न, जैसे निबंध के अलग तत्व होते हैं, उनको लेना आवश्यक होता है, कहानी के अलग तत्व है, तो तत्वों के आधार पर वह रचना करना शुरू कर देता है। तो ये थे रचना शिक्षण के 3 सोपान। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हाँ, तो ये सोपान थे। यहाँ पर सोपान कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में अपनों ने महत्व देखा, उद्देश्य देखा और सोपान देखा। तो मिलते हैं अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।